हेलो दोस्त, जैसा कि आपको मालूम है आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम का फेज़ 2 शेड्यूल आ चुका है 5 आरआरसी का। लेकिन अब लोगों का सवाल है उसके साथ आने वाले दूसरे परसेंटाइल बेस स्कोर जो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा, इसका क्या असर रहेगा ऑफिशियल नोटिस के बाद। कुछ कैंडिडेट का सवाल है यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए अलग अलग परसेंटाइल होगा। फार्मूला में तो लिखा है शिफ्ट का ही, तो हम तो मान के चलेंगे शिफ्ट वाइज ही होगा, लेकिन और भी डिस्कस करेंगे कि क्यों शिफ्ट वाइज होगा। परसेंटाइल स्कोर सेम होगा या अलग अलग होगा सब कम्युनिटी का, तो मैं कहूँगा सेम होगा। लेकिन उससे बड़ी चीज़ें एक और, नेगेटिव आपको बहुत दिन तक रूल आएगा। क्यों? सिंपल सी मैंने बोला क्यों, तो क्यों आप देखिए परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पे अब जब आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे रूल आएगा नेगेटिव स्कोर, इसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम नोटिस की बात कर लेते हैं, या आप यहाँ पे हम पहले डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो www.railwaylifelp.com पे यहाँ पे हमने दोनों अपडेट यहाँ पे क्लिक हियर डाल दिया है, जो नोटिस है, और यहाँ पे आपका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने डिटेल दे दिया है। दोनों को आप देख लीजिएगा, मैं इसे हटाता हूँ, और दोनों को देखने के बाद पहले हम नोटिस में चलेंगे। नोटिस क्या कहता है, आपका एग्ज़ाम शेड्यूल बहुत तेज़ी से फेज़ 2 का बढ़ रहा है। बहुत तेज़ी से कहे इसलिए क्योंकि एक दिन का ब्रेक नहीं लिया, हमें लगता था कि एक आध दिन ब्रेक लेगा। आपका 25 को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, 26 से फेज़ 2 स्टार्ट हो रहा है 9 तक। बीच में हालांकि 1-2 दिन इसमें ब्रेक होगा, मुझे पता है 2-3 दिन तो आपको रहना ही रहना है। 5 आरआरसी कौन से हैं जल्दी जल्दी देख देते हैं कि जिसका एग्ज़ाम हो रहा है आपका एनसीआर इलाहाबाद, जिसका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। और ये मेन सारे मैक्सिमम आरआरबी ठीक ठाक है। इलाहाबाद आ गया तो समझिए कि ठीक ठाक ही है, नॉर्थ वेस्ट रेलवे भी ठीक ठाक है, सब में आपको कवर कर रहा है। और एग्ज़ाम शेड्यूल आपका ये पूरा अभी डिटेल में आ गया, आपका एग्ज़ाम सिटी आ जाएगा। अब यहाँ पे इसी के साथ एक नोटिस दूसरी आई है, उस नोटिस में इसका रहस्य छुपा हुआ है, अमेंडमेंट एंड कोरिजेंडम। इसको हमने वीडियो बना के आपको बताया है, फिर भी यहाँ समझाने के लिए ओपन करना ज़रूरी है। जहाँ पे कह दिया कि हमने जो बोला था कि नॉर्मलाइज एक्रॉस शिफ्ट ऑफ आरआरबी यूज परसेंटाइल इक्विवेलेंट, जिसमें आपकी टॉप स्कोर 100 और सबसे कम स्कोर वाला 0, इसी का नेगेटिव असर पड़ने वाला है। कैसे समझेंगे? हालांकि ये स्केल दिया हुआ है कि 0 से 100 के बीच में होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें क्लियर एक जगह और भी लिखा हुआ है, जो टॉपर रहेगा हाईएस्ट स्कोर वाला इस शिफ्ट का क्या करेगा, 100% परसेंटाइल पाएगा। यानी हमें तो लगता है सबसे अच्छा कंपटीशन है, टॉप पे चले जाओ और टॉप पे चले जाओ, और अब टॉप के बाद आपको कोई हटा नहीं सकता, ये तो क्लियर है। चाहे उस शिफ्ट का आपका 30 नंबर हो, यानी 40 नंबर हो, 80 नंबर हो, 60 नंबर हो। यानी सबसे बड़ी चीज़ है कि 80 वाला परसेंटाइल वाला बेस, 80 नंबर वाला कैंडिडेट, 40 नंबर वाला कैंडिडेट अगर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 है और दोनों टॉपर हैं अपने अपने शिफ्ट में, तो दोनों बराबर हैं। कैसा लगा माहौल? डबल पीएचडी करेंगे तभी आपसे कटअप नहीं निकलेगा और ना हमसे निकलेगा, कोई टेंशन नहीं लीजिए। यानी 40 नंबर वाला और 80 नंबर दोनों क्या है, बराबर में है। तो ये क्या हुआ, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। और अब कह दूं कि मैं, आप नेगेटिव कर दीजिए, कितना नेगेटिव कर दीजिए, 1 नंबर, मात्र 1 नंबर बोल रहा हूँ मैं। 1 नंबर करने के लिए 3 क्वेश्चन गलत होने चाहिए। आपने 1 नंबर गलत कर दिया, आपका शिफ्ट का टॉपर 40 था, सबसे ऊपर आपका नंबर हो गया 39, तो आपका परसेंटाइल में 2 चीज़ हो सकता है, या तो आपका परसेंटाइल में 99.9999 कुछ ऐसे संख्या दशमलव के साथ डिजिट तक आ जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी है कि आपकी परसेंटाइल 80 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, एक ही नंबर में। ये डिपेंड करेगा कि 40 से 39 के बीच में कितने लोग हैं। अगर 39वां नंबर आपका नीचे में तक आ गया, तो आपका जो ये रैंक बता रहा है यहाँ से कि आपकी स्कोर 100 और 90 के बीच में होगा, तो ये क्या हो जाता है, धड़ाम नीचे भी आती है। जितनी जल्दी ऊपर धड़ाम बढ़ती है, 40 को अगर 100 मानता है तो 100 से 40 होने में भी देर नहीं लगती। ये डिपेंड करता है कि आपके बीच में कितना कैंडिडेट है। उसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला का सहारा लेंगे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। वो हमारे पास परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे है, इसको हम ओपन कर लेंगे। एक्सेल शीट में हमने बना रखा है ऑलरेडी।
एक बार ओपन कर लेंगे आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि किसी शिफ्ट में हमने 2500 पे पिछली बार बात किया था। मैं मान लेता हूँ कि एक मिनट, यहाँ पे इस शिफ्ट में 2500 एक कैंडिडेट ने भाग लिया है और सबसे टॉपर 72 है। तो आप 2501 डिवाइडेड बाई 2501 गुना 100, आपकी परसेंटाइल क्या हो गया, 100 हो गया। और ये 72 लाने वाले अगर एक कैंडिडेट है तो उसका परसेंटाइल 100, अगर 2 कैंडिडेट हैं उसका परसेंटाइल 100, अगर 3 कैंडिडेट है उसका परसेंटाइल 100, यानी जितने कैंडिडेट ये हाईएस्ट पे रहेंगे सबका 100 रहेगा। क्योंकि यहाँ पे फार्मूला क्या लिखा हुआ है, फार्मूला आप देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा फार्मूले में कि आप, तो फार्मूला में आप देखिए क्या है कि फार्मूला में ये है आपका स्कोर और आपसे कम स्कोर के कैंडिडेट कितने हैं जो ऊपर आएगा, ऊपर में लिखा जाएगा। मान लीजिए सिंपल सी भाषा में एक समझाएं, एक परीक्षा में एक शिफ्ट की बात कर रहा हूं जिसमें सभी हैं, यूआर भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं, ओबीसी भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, यानी कॉमन सबका बनेगा। एक शिफ्ट लिखा है मतलब एक शिफ्ट का कैलकुलेशन होगा, न कि कोई कम्युनिटी वाई होगा। और उसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा मैं अभी वीडियो के बाद में बात करूंगा। यहाँ पे अगर आपके एक शिफ्ट में होगा जितने कैंडिडेट हैं, मान लीजिए कि एग्जाम ले लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल लीजिएगा तो समझ में आएगा आपको। एक शिफ्ट में 20 कैंडिडेट हैं, मात्र 20 ही हैं, और 20 का कैंडिडेट का स्कोर 1 2 3 4, एक एग्जाम्पल मानता हूँ, 5 6 7 लेके ऐसे ऐसे तक 20 तक है। ध्यान दीजिएगा सबका क्या स्कोर है, 1 से लेके 20 तक का। अब एक पहला जो कैंडिडेट है जो 20 है वो टॉपर है, तो 20 और लेस से कैंडिडेट कितने होंगे, 20 और लेस से 1 से लेके 19 तक जो कैंडिडेट है 20 या उससे कम है, इक्वल और लेस देन, और डिवाइडेड में क्या है, कितने कैंडिडेट ने भाग लिया, 20 लिया, और गुना में 100। तो यानी जो 20 वाला कैंडिडेट है उसका परसेंटाइल क्या होगा, पूरा का पूरा 100 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खेला शुरू होता है। अब जिसका 19 नंबर है वो क्या हो जाएगा, परसेंटाइल 95। समझिएगा, समझने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ ये सारा हिंट। एक मिनट और ले लेते हैं। हाँ, तीसरा कैंडिडेट का स्कोर 18 है, एक एक करके लेते जाइएगा। 18 नीचे में तो 20 ही रहेगा, पूरा शिफ्ट में 20 ही कैंडिडेट है, 100 यहाँ पे 5, 18 25 90। इसी तरह अगला का 85, इसी तरह अगला का 80, फिर अगला का 75, इसी तरह अगला का कितना 70, इसी के तरह आप 65, इसी तरह नीचे आते जाएंगे। यानी जो टॉपर है, अब ध्यान दीजिएगा कि 20 कैंडिडेट भाग लिए हैं और मान लीजिए कि पूरी एक ही शिफ्ट हो रही थी, ऐसे तो बहुत सारी शिफ्ट होगी लेकिन एक ही शिफ्ट हो रही थी और वैकेंसी 5 है। तो ध्यान दीजिएगा 100 वाला तो सिलेक्टेड है, 90 वाला सिलेक्टेड है, 95 वाला सिलेक्टेड है, 85 वाला सिलेक्टेड है और 80 वाला सिलेक्टेड है। यही 5 सेलेक्ट होंगे। यानी देखिए कि परसेंटाइल में रेंज कहाँ से शुरू हुई, जिसका 80 स्कोर परसेंटाइल है वो भी चला गया, 95 वाला भी चला गया, 90 वाला भी चला गया और 85 वाला गया और 100 वाला टॉपर वाला चला ही गया। यानी ध्यान दें कि जितना ज़्यादा कैंडिडेट का डिस्टेंस बनेगा किसी शिफ्ट में, उतना ज़्यादा आपकी परसेंटाइल नीचे तक कट ऑफ में आएगी। हालांकि मैं परसेंटाइल एग्जैक्ट नहीं बता सकता, डबल पीएचडी मैंने नहीं किया है, लेकिन जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, अब कहिए कि क्लोज स्कोर हो जाए, 20 के 20 कैंडिडेट हैं और सब ने 19 लोगों ने 10 कर दिया, और 20 के कैंडिडेट है, 19 नंबर वाले 10 हैं और 20 नंबर वाले भी 10 हैं। अब देखिए क्या कंडीशन बनेगी। तो अब बन गया 20 कैंडिडेट जो हैं 20 नंबर ला के रखे हैं, 10 कैंडिडेट हैं, कितने हैं 10 कैंडिडेट हैं, लेकिन 10 वाले भी काउंट होंगे, इक्वल तो काउंट होगा ना जी, और 10 से काउंट होगा। यानी 20 डिवाइडेड बाई 20 गुना 100, इसको कटिंग कीजिए। जो 10 ये कैंडिडेट हैं इनके परसेंटाइल कितने होंगे, 100 होंगे। और इसी टाइम अगर वैकेंसी 5 लेना है तो ये 10 को तो नहीं लेगा, 100 परसेंटाइल पे केवल मात्र 5 कैंडिडेट को लिया जाएगा, और 5 कैंडिडेट को लिया जाएगा तो फिर क्या बारी आएगी, एज की, दूसरे बारी में आएगी एज की। यानी जिसका एज ज़्यादा उसका सिलेक्शन होगा उन 5 में 10 में से। फिर सेम टाई हो गया, तो जिसका
नाम ए अक्षर से पहले आएगा उसको, फिर बी से आएगा उसको, सी से आएगा उसको, डी से आएगा उसको, अगर एज में भी टाई हो गया तो, और फाइनली ऐसे करते तक जेड तक जाएगा। यानी परसेंटाइल आप देखिए कैसा वेरी कर रहा है। कैंडिडेट अगर क्लोज स्कोर है तो 19 नंबर लाने के बाद भी कैंडिडेट 20 वाले में के 7 वाला से नहीं हो रहा है, यानी कैंडिडेट पे हो रहा है। यहाँ पे स्कोर आपने सीबीटी में जो स्कोर किया वो क्या किया गया, छुपा हो गया, या कह सकते हैं गायब हो गया, पृथ्वी से गायब हो गया आपका स्कोर। बस आपका स्कोर ये देखा जा रहा है कि आप टॉप पे है, टॉप से बीच में है, या आपका स्कोर नीचे है। तो अगर कहे कि एक नंबर अगर आपकी नेगेटिव हो गई तो क्या आप टॉप से बीच आने में देर लगेगा? नहीं लगेगा। बीच से और नीचे आने में देर लगेगा? नहीं आएगा। यानी जितना नेगेटिव आपका स्कोर होगा उतना ज़्यादा आपको रूल आएगा, और ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि आपको केवल एक ही रास्ता है। मैं कैंडिडेट को बताऊं, एक कैंडिडेट के पास एक ही रास्ता है, अपने कंपटीशन लेवल को अच्छा करे, अच्छे से एग्ज़ाम दे और एग्ज़ाम को सही मायने में ले, तुका मायने वाला एग्ज़ाम ना ले, सही से आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें, अच्छा पेपर दें, और यही आपके बस में है। ये नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, मार्क्स ऑब्टेन, कितना किसका परसेंटाइल बनेगा, ये सब चीज़ों का चक्कर छोड़िए, डायरेक्ट अपने कंसेप्ट पे आ जाइए, अपने पढ़ाई पे आ जाइए। जितना अच्छा आप करेंगे उतना आपका, यानी परसेंटाइल ऊपर नीचे तो होगा ही, लेकिन जितना आप ऊपर की तरफ रहेंगे, टॉप की तरफ रहेंगे, वैकेंसी 1,03,000 है, तो आपकी चांस है कि ऊपर में रहेंगे तो आपका हो जाएगा। क्योंकि कैंडिडेट चाहे रो मार्क्स से सिलेक्शन हो या परसेंटेजाइल नॉर्मलाइज स्कोर से सिलेक्शन हो, स्कोर तो ऊपर वाला का यहाँ सिलेक्शन होगा। और ऊपर वाला एक ही शिफ्ट की बात रहती तब तो ऊपर वाला है, दूसरे शिफ्ट वाला भी आपको कंपटीटर बनेगा, चाहे उसकी नंबर कितनी भी हो, कम हो ज़्यादा हो, ये कोई मैटर नहीं करता। अगर वो टॉपर है तो आपको सेलेक्ट करेगा। अब बात आती है कम्युनिटी वाला, जो हमने बात किया था UR SC ST OBC का। तो यहाँ भी देखिए, ये टोटल कैंडिडेट जो शिफ्ट में है उसमें सारे कम्युनिटी के कैंडिडेट काउंट है। और मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल आपको दिलाने के लिए मैं एक बार थोड़ा सा रफ काम कर लूँ। EWS के जो कैंडिडेट है उनको नंबर अगर 60 हो, UR का 60 हो, EWS का 58 हो, SC का 60-70 जो भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ST का अगर कैंडिडेट का 55 है, OBC का स्कोर मान लीजिए 62 है। अब इन सारों का स्कोर देख लिए तो देखिए इसमें टॉप कर रहा है SC वाला कैंडिडेट, तो क्या इसका अलग बनेगा? कोई मैटर नहीं करता। जो SC का कैंडिडेट है वो क्या किया, मान लीजिए 5 ही कैंडिडेट हैं पूरे एग्जाम में, तो SC वाला कैंडिडेट टॉप है, 70 नंबर लाया है। तो कैंडिडेट SC का डिवाइडेड है 5/5 गुना में 100, परसेंटाइल 100 हो जाएगा। इसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन सिलेक्शन किस में जाएगा? UR में जाएगा। समझ गए? उसके बाद मान लीजिए कि दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट है वो लाया है 62 OBC वाला, इसका परसेंटाइल क्या बनेगा? तो इसका 4/5 गुना 100, इसको अगर B5 करेंगे तो इसका परसेंटाइल 80 बनेगा। 80 बनेगा और इसका सिलेक्शन किस में बनेगा? तो अगर इन सबों से ज़्यादा किया है, UR से ज़्यादा किया है तो UR में हो जाएगा। उसी तरह EWS वाला का आएगा, फिर आपका इसका आएगा, फिर ST का कैंडिडेट का आएगा। यानी एक कॉमन आपके पहले नॉर्मलाइजेशन स्कोर खड़ा हो जाएगा, उसमें से जो सबसे टॉप पे रहेगा, नॉर्मलाइज में भी टॉप पे परसेंटाइल रहेगा जिनका, उनका सिलेक्शन UR में, UR से जो बच गया उसके बाद EWS में, फिर उससे भी EWS वाला अलग हो गया। फिर देखिए UR में तो सबको जाएंगे EWS, फिर यहाँ से OBC का, फिर SC का, ST का, यानी ये अलग अलग हो जाएंगे। यानी एक कैंडिडेट एज बेनिफिट नहीं लिए हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ सही है, केवल एज का ही इशू है। अगर एज बेनिफिट नहीं लिए हैं तो UR में जाएंगे, अगर नंबर उससे ज़्यादा हुआ, यानी सिंपल सी कहे फार्मूला, तो किसी भी UR SC ST और कम्युनिटी का ब्रेकअप इस परसेंटाइल में अलग नहीं होगा। इसका मात्रक एक ही है, शिफ्ट। उस शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट होंगे टोटल कैंडिडेट को
फार्मूला में कैलकुलेट करके एक नंबर बना दिया जाएगा और उसमें से सबसे आगे वाले यूआर में उसके बाद कम्युनिटी वाइज डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव तो आपको नुकसान करने वाला है, ये पता ही है। और परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन को सावधान रहने की एक ही तरीका है कि आप अपने फोकस पॉइंट स्टडी पे कीजिए, ये सारा चीज़ें छोड़िए, ये होगा एग्जाम के बाद हम देखते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।